Hello, everyone. I hope you guys are doing very well. And good evening, good morning, whatever time you guys are watching, right? Although आजकल के बच्चे तो रात के प्राणी हैं, so good night to you guys, right? तो have a good time. Let's start. आज हम बेसिकली कंपनी लॉ का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. एंड इन कंपनी लॉ आज हम सबसे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ. This is going to be the first class. This is the first lecture that I'm recording for company law. This lecture will be valid for all the students who are preparing for the subject of company law. जो भी कंपनी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे कंपनी लॉ पढ़ रहे हों, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी, एलएलएम या बीए, कहीं किसी भी लेवल पे आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए, कहीं पे भी आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये वाली क्लास एंड ये वाले क्लास की लेक्चर सीरीज validated रहेगी. And we will be discussing in detail, in depth, all the things, and I will be discussing a lot of things in this particular segment, in this particular class, wherein I will be discussing the entire curriculum on company law. जो जो टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर रहेंगे, मैं ऑल्दो जो आज के मेरे कंटेंट कवर्ड कंटेंट्स रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप लोग एक बार वेरीफाई कर लें. अगर वो आपके सिलेबस को मैच कर रहे हैं, यू डू वॉच दिस क्लास. अदरवाइज यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट वन, राइट? बट फॉर नॉलेज डेफिनेटली आपको ये क्लास रेफर करनी चाहिए अगर आप कंपनी लॉ पूरा स्टडी करते हैं. कंपनी लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जहाँ पर हम कंपनी के वर्किंग, कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी की कैसे प्रोसीडिंग्स होती है, कंपनी कैसे रन की जाती है, कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, कंपनी कैसे वर्किंग करती है, कैसे मीटिंग्स होल्ड करती है, कंपनी को क्या क्या करना मैंडेटरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशन, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दिस इज अ चैप्टर नंबर 1. आई एम रेफरिंग टू द बुक अनिल कुमार. दिस इज द बुक अनिल बुक बाय टैक्समैन. ये टैक्समैन के द्वारा किताब है, बाय द ऑथर अनिल कुमार. मैं उनकी बुक यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ. बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ये वाली बुक रेफ़र करवाई जाती है. काफ़ी अच्छी बुक है, टू द पॉइंट, सब कुछ जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें एग्जामिनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है, वो सब इस बुक में अवेलेबल है, राइट? चलिए, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट. आज की क्लास जो हमारी रहेगी, आज की क्लास में मैं बता देता हूँ हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. सर, हम मीनिंग ऑफ अ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का कवरेज करने वाले हैं, जो आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड कंपनी. कंपनी वर्ड आया कहाँ से? सर, कंपनी वर्ड का ओरिजिन है एक लैटिन. इट इज़ अ लैटिन वर्ड. सबसे पहले तो हमें एक चीज़ क्लैरिटी में दे दी दैट कंपनी जो है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड, राइट? डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉम, जिसका मतलब है टुगेदर, राइट? एंड पानिस मीन्स ब्रेड, राइट? एंड ओरिजिनली जब हम कंपनी को कहते थे, कंपनी का ओरिजिनल मीनिंग जो होता था, कंपनी का एक ओरिजिनल मीनिंग होता था, इट वाज रेफर टू एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. जहाँ पर हम कहते थे कि जब कुछ लोग मिल के एक साथ खाना खाएंगे, दे विल हैव देयर मील्स टुगेदर, दैट्स व्हाट वी कंसिडर एज कंपनी, है ना? आज भी होता है, हम कहते हैं इन इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज भी से, वुड यू कंपनी मी वाइल ईटिंग लंच, है ना? तो आज भी हम वो वर्ड यूज़ करते हैं. तो एक्चुअली में इस वर्ड का जो डेरिवेशन था, ये उसी मीनिंग से आया था कि जहाँ पर लोग एक साथ बैठ के अपना खाना खाएंगे, उसको हम कंपनी कहेंगे. कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक फॉर्म, जॉइंट स्टॉक बिजनेस के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आप सबने सुना होगा वर्ड. नहीं सुना तो दिस इज द वर्ड टाइम वे यू कैन लिसन. जॉइंट स्टॉक कंपनी,
जहां पर ये कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि ट्रेडिशनली पाया जाता था। अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन की या एक सिंपल से टर्मिनोलॉजीज में अपने आम भाषा में कंपनी की डिस्कशन करें, कंपनी की मीनिंग के बारे में बताएं, कंपनी क्या है, तो हमने बोला है यहाँ पर दैट कंपनी का मतलब है एक एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स, कुछ लोग जो आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, कुछ लोग जो आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, राइट। वो बंदे जो आपस में एसोसिएटेड हैं, राइट, एसोसिएटेड हैं, वो कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, या तो वो कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ मनी के वर्थ का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, से लैंड कर दिया, बिल्डिंग कर दिया, गाड़ी ले आए। तो बेसिकली वही है जैसे हम धंधे में बात करते हैं, बिजनेस में बात करते हैं, दैट हम एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हमने कुछ मनी कंट्रीब्यूट किया या मनी का वर्थ कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये सारा का सारा पैसा हमने एक जगह एम्प्लॉय किया, है ना, हमने एम्प्लॉय किया, राइट। एम्प्लॉय करने का मतलब है लगाना, हमने इसको एम्प्लॉय किया है लेकिन फॉर अ कॉमन पर्पस, एक इंडिविजुअल बंदे के पर्पस के लिए नहीं। ये हमने पूरी कंपनी, सब लोगों के कॉमन, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव में हमने पैसा लगाया, राइट। से फॉर एग्जांपल, मैं, मेरे चार दोस्त, है ना, हम चारों ने 1-1 लाख रुपीस, हम 500 लोगों ने 1-1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट किया, टोटल मिला के 5 लाख रुपीस हो गए। ये 5 लाख रुपए हमने एक अकाउंट में जमा कराए और एक कंपनी खोली जहां पर हमने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। तो इसे हम कह सकते हैं कंपनी, जहां पर हम 5 लोगों ने कॉमन सोर्स जगह, कॉमन जगहों पे अपने मनी या मनी के वर्थ के रिसोर्सेज इकट्ठे करे और इकट्ठा कर कर हम लोगों ने एक कॉमन पर्पस में इन्वेस्ट कर दिया, बेसिकली हमने इसको एक कंपनी कहा, राइट। ये जो मनी इंडिविजुअली इंडिविजुअली सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, इस मनी को हम बेसिकली कहते हैं कैपिटल। पीपल फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड मस्ट बी नोइंग, जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड द कैपिटल, राइट। जो भी मनी कंपनी में कंट्रीब्यूट की जाती है, फिर से बोल रहा हूं, जो भी मनी बिजनेस में, कंपनी में कंट्रीब्यूट किया जाता है, वो हमेशा उसके मेंबर्स का होता है, राइट। वो किसका होता है? वो हमेशा उनके मेंबर्स का होता है, राइट। सर, ये जो हमने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, हमने कितना मनी कंट्रीब्यूट किया एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, हमने कितना मनी कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, कंपनी में, राइट। हमें एक बेसिकली प्रोपोर्शन चाहिए जहां पर हमने ये डिफाइन किया कि कितना मनी हम इंडिविजुअल बेसिस पे हमने कंट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने बोला ये जो प्रोपोर्शन है ना, इस प्रोपोर्शन को हम बेसिकली उसका शेयर कहेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं कि मैंने अगर 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, है ना, तो हो सकता है मुझे उस 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने के अगेंस्ट मुझे 10,000 शेयर्स मिल गए। तो एक शेयर की कीमत हो गई 10 रुपए, एक शेयर की कीमत हो गई 10 रुपीज। सर, ये मैंने 10 रुपीज कैसे निकाला? 1 लाख को मैंने 10,000 शेयर से डिवाइड किया तो मुझे 10 रुपए का वैल्यू मिल गया, राइट। तो इसका मतलब है मैंने एक शेयर 10 रुपए में खरीदा। हो सकता है मैं फ्यूचर में 10,000 शेयर और खरीद लूं तो मेरे पास टोटल मिला के 20,000 हो जाए, है ना। तो हर इंडिविजुअल सेम कैपेसिटी में डील नहीं करता, हर मेंबर सेम कैपेसिटी में कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं करता। तो बेसिकली जो जितना पैसा इंट्रोड्यूस करता है उसको इतना ज्यादा शेयर मिल जाता है कंपनी में। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक का एलिमेंट आई होप सबको क्लियर होगा। सर, हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो यूएस में डिफाइन किया गया है, बोलता है कंपनी की एक एसेंशियल फीचर है ना, दैट इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ। यहाँ पर चीफ जस्टिस मार्शल जो थे यूएस के, उन्होंने बोला कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इनविजिबल है, इनटैंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी अगर कहीं पे एग्जिस्ट करती है ना तो केवल लीगल पेपर्स पे करती है, लॉ पे करती है। कंपनी जो है कभी भी आप देख नहीं सकते हो,
आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी है हमारी कंट्री की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। It is a person, it is an legal person, it is an artificial person, it is invisible, it is intangible. हम उसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ है, क्या है? हम उसे छू नहीं सकते, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, राइट। हम केवल उसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं, राइट। तो हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, कंपनी जो होती है ये एग्जिस्ट करती है हमेशा इन द आईज ऑफ लॉ। ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? सर ये एग्जिस्ट करती है इन द आईज ऑफ लॉ एंड नोवेयर एल्स, राइट। अगर आप देखेंगे बीइंग अ मेयर क्रीचर ऑफ लॉ, यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूएशन में बोला क्योंकि ये हमारा क्रीचर ऑफ लॉ है। क्या है ये? क्रीचर मतलब एक ऐसा चीज जो लॉ ने बनाया है ना। इट प्रोपोजेसेस, इसके अंदर जो है केवल वही प्रॉपर्टीज है विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट। मतलब जो इसके क्रिएटर्स ने इसको पावर दी है, जो इसके क्रिएटर्स ने इसको चार्टर किया है, मतलब इसको पावर्स दी हैं, है ना। चाहे वो पावर्स एक्सप्रेसली दी हो, चाहे वो पावर्स एक्सप्रेसली दी हो मतलब बताकर बोल के एक्सप्रेस करके दी हो, या इंसिडेंटल है टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, या इम्प्लाइड है। हम इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, चाहे वो कुछ इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस भी हो सकती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अगेन किसने दी है? ये प्रॉपर्टीज हमारे लॉ ने दी है, ये प्रॉपर्टीज हमारे लॉ ने दी है, राइट। कंपनी as a form of doing business has its origin. Let's talk about its origin. सर ये 1600 AD से आता है, when East India Company established by a royal charter in England. Subsequently, the legislative developments in the mid 19th century in the UK gave rise to the modern form of company. तो basically 1600 AD से आया, ईस्ट इंडिया कंपनी से आया, ब्रिटेन से आया, रॉयल चार्टर ऑफ इंग्लैंड ने बेसिकली इसको डेवलप किया। उसके बाद में उन्होंने मिड 19 सेंचुरी में उन्होंने इसको एक मॉडर्न फॉर्म दिया। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 2013 का एक्ट चल रहा है जिसको हम कहते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट। व्हाट वाज द प्रेसिडेंट? इससे पहले वाला एक्ट कौन सा था? इससे प्रीसीडिंग लेजिस्लेटिव एक्ट कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956 विच वी यूज टू फॉलो। बट आज के टाइम पे हम जितने भी प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के रिलेशन में, दे आर ऑल रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013। 2013 ये हमारा कंपनीज एक्ट का मैकेनिज्म है। बेसिकली जो लॉ है वो कहाँ डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। तो बेसिकली आप इस एक्ट में ये जो आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, इस पूरे के पूरे कंपनी लॉ में जो आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली ये कंपनीज एक्ट के ही सारे प्रोविजंस पढ़ रहे हो, अरे कंपनी एक्ट के ही सारे लॉज एंड सेक्शंस आप बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेंगे। Indian Companies Act 2013. The Companies Act 2013 was passed to consolidate and amend the law relating to companies. Basically ये हमारे consolidate करना चाहता था और amend करना चाहता था हमारा जो law present law है relating to companies in India। ठीक है सर, हमें ये जो एक्ट था 2013 का, the act of the parliament received assent of the president on 29th August 2013। not a very important date, easily आप इसको move on कर सकते हो। let's try to understand ये जो हम कंपनीज लॉ कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है सर, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है? स्कोप से हमारा कहने का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ किस किस इंसान पे आप ये एक्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट। कंपनीज एक्ट जो है ये एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है जो थ्रू आउट इंडिया एक यूनिफॉर्म बेसिस पे सारी की सारी कंपनीज पे लगता है। अप्लाइज टू कंपनीज, सर ये सारी की सारी कंपनीज पे लगता है पूरी की पूरी इंडिया में, जहां पर भी हम इंडिया को डिफाइन करते हैं, राइट, एज पर द जियोग्राफिकल वाटर्स, राइट। तो जो भी हमारा जहां पे भी हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया लाई करता है यूनिफॉर्मली, है ना, ये अप्लाई करा जाता है ना, एज पर द प्रोविजंस,
राइट सर, ये हमारे सारे स्पेसिफाइड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां जहां पे नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर, ये जो एक्ट है ये किन किन टाइप ऑफ कंपनीज, किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है? तो सबसे पहले तो हमने नाम दे दिया कंपनीज. सर, अगर आप एक कंपनी हो जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस कंपनीज एक्ट में अगर आपने इनकॉर्पोरेशन करा है, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, इनकॉर्पोरेशन करा है, इससे हमारा कहने का मतलब क्या है? अगर आपने अपनी कंपनी शुरू करी है, इनकॉर्पोरेट स्टार्ट करी है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस कंपनीज एक्ट, देन दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू यू. सर, हमने बोला अगर आपने इस कंपनीज एक्ट 2013 से पहले किसी एक्ट में भी इनकॉर्पोरेट किया था, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो 1960s 70s की कंपनी है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 तो एप्लीकेबल नहीं था. तो बोलता है 1956, राइट, 1883, इससे पहले जितने भी एक्ट्स थे 1800s में, 1956, तो ये सारे हमने हमारे लेवल से जहां पर हमने कंपनी लॉ को बार बार अमेंड किया था. तो बेसिकली हमने नाम बोला कि कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्ट था, अगर आपने उस डेफिनेशन के हिसाब से अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है और आप एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, आप पे ये एक्ट एप्लीकेबल है. 2013 वाला एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. सर, इसके बाद में हमें बोला आप एक कंपनी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, राइट, इंश्योरेंस कंपनी हो, उस पर भी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे. अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आप पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने एक इंश्योरेंस एक्ट बनाया था 1938 का, और एक इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इरडा, राइट, जो बेसिकली इंश्योरेंस को कंट्रोल रेगुलेट करती है. तो अगर अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं इन रिलेशन टू इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी के जो रूल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोविजंस हैं, वो कंपनीज के प्रोविजन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट प्रोविजंस उन्होंने इंश्योरेंस एक्ट और इरडा एक्ट में डिफाइन करे हुए हैं. ठीक है ना? तो बोलता है आप बिना उन एक्ट के प्रोविजंस को हार्म करे, मतलब अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही करना है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस एक्ट और इरडा का जो एक्ट है उसको भी फॉलो करना है, राइट. तो बोलता है इन आपको जो इन सो फार एज सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस, मतलब जो सेक्शंस इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब जहां जहां पर हमारा कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, जहां जहां पर हम किसी के प्रोविजंस को हार्म नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हम या तो कंपनी लॉ फॉलो, कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करें या इंश्योरेंस एक्ट के रूल्स फॉलो करें, ऐसा कहीं नहीं आ रहा. अगर कहीं पे ऐसी प्रोविजन आ रही है, कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इरडा और इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेंगे, राइट. तो इंश्योरेंस कंपनी भी बेसिकली कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी, बस सब्जेक्ट टू कंडीशंस वो इंश्योरेंस एक्ट और इरडा एक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, उसके प्रोविजंस को ज्यादा महत्व देगी. नेक्स्ट हमने बोला बैंकिंग कंपनी जो है वो भी हमारे लिए इस एक्ट को फॉलो करेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी. बस यहां पर हमने एक प्रोविजन डाल दी कि हमारे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 के, अगर आपको 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन दे दी तो वो आपको फॉलो करना है. तो एनी इनकंसिस्टेंसी, तो यू विल फॉलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कंपनीज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, तो बेसिकली हमें बोल दिया जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो भी ये रूल्स फॉलो करेंगी. लेकिन अगर कोई प्रोविजंस हैं इनकंसिस्टेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो ये आपको एक्ट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का अगर कोई वो है तो वो आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा. सर, एनी अदर कंपनी, कोई और कंपनी है जो कि किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा डेवलप्ड है ना, किसी एक्ट के द्वारा फॉर्म्ड है, अगेन वो स्पेशल एक्ट को तो फॉलो करेगी करेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनीज एक्ट के रूल्स भी फॉलो करेगी. सर, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सब्जेक्ट टू such exceptions modifications
जो कि इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली हमें बोल दिया कंपनी चाहे किसी भी फॉर्म में बनाई हो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये तो हमारी अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज हो गई। इसके अलावा कोई और टाइप ऑफ कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत डेवलप्ड है, जैसे हम कह सकते हैं सेबी, जैसे हम कह सकते हैं सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, सी एंड एजी, वो भी एक अगेन कंपनी फॉर्म में है, आरबीआई, राइट। ये सब स्पेशल एक्ट के तहत प्रोविजन है, एलआईसी स्पेशल एक्ट के तहत प्रोविजन है ना। अगेन दे आर कंपनीज ऑल्सो, बट दे आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स of their respective special acts also they will be following the provisions of companies act, वो companies act के provisions भी follow करेंगी, right sir। और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा डेवलप्ड है, तो वो भी अपने स्पेशल मॉडिफिकेशंस और स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ साथ डील करेंगी, राइट। आई होप यहाँ तक स्कोप एंड नेचर ऑफ कंपनीज एक्ट एंड कंपनी इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, अगर आप देखेंगे हमें बताया है सर जब हम इस एक्ट को रन करते हैं, मतलब जब हम कंपनीज एक्ट को मूव करते हैं, जब हम कंपनीज एक्ट को ऑपरेट करते हैं, तो कंपनीज एक्ट को ऑपरेट करते वक्त हमें कुछ मशीनरी की जरूरत है। मशीनरी से हमारा कहने का मतलब है व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे पावर्स दी गई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर रनिंग, है ना, एंड एनफोर्समेंट ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है एमसीए, उनको हमने काफी हद तक पावर्स दी हैं। उन्होंने बेसिकली काफी सारी पावर्स जो हैं वो बांटी हैं। ऑब्वियसली एमसीए अकेले तो सारी डीलिंग नहीं कर सकता सारी कंपनीज की, तो उन्होंने थोड़ी बहुत पावर्स दी हैं ट्रिब्यूनल्स को, राइट। ट्रिब्यूनल जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेंट ट्रिब्यूनल एनसीलैट, है ना। ये हमारी अलग कासी जुडिशियल बॉडीज हैं, ये हमारी जुडिशियल बॉडीज हैं जो बेसिकली अगर हमारे कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो इन डिस्प्यूट्स को एनसीएलटी में देखा जाता है। तो प्रैक्टिकली कंपनीज रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मेजॉरिटी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अपने हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट्स में कम जाते हैं। हम एनसीएलटीज, एनसीलैट, इस टाइप की स्पेशल जुडिशियल बॉडीज में ज़्यादा जाके कंप्लेंट्स को रिड्रेस करते हैं, राइट। सेकेंड हमने बोला हमने रीजनल डायरेक्टर्स बनाए। रीजनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन्स, वो अलग अलग रीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गया, वो उन सब अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ये एक इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं जो बेसिकली लाइजन क्रिएट करते हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक रिलेशन में इशू में प्रॉब्लम है, तो ये जो लोग होते हैं, ये जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर उसके सोल्यूशंस बेसिकली निकाल के लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। Third, important machinery, important people who are responsible for the management of this Companies Act is basically the Registrar of Companies, जिसको हमने नाम दिया ROC। Registrar of Companies जो है again ये central government के द्वारा appointed हैं, they are appointed by the central government of India and they are the full time officers जो सारी compliance related matters को देखते हैं। कंपनीज अच्छे से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, प्रॉपर फॉर्म्स फिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कंपनी की एनुअल रिटर्न्स टाइम पे भर रही जा रही हैं, डायरेक्टर्स क्वालिफाइड हैं, ऐसा तो नहीं है कोई डायरेक्टर अनक्वालिफाइड है, कंपनी का वर्किंग इज फाइन, कंपनी का स्ट्रक्चरिंग इज फाइन, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट। तो हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी में आरओसी के ऑफिस है, आरओसी के ऑफिस जो है हर एक कंपनी को देखती है। हर एक रिस्पेक्टिव आरओसी की अपने लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं जहां पर वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं और वो कंपनीज बेसिकली वेरीफाई करती हैं कि यस द कंपनी इज रनिंग फाइन, राइट और नॉट, राइट। नेक्स्ट हमने बोला ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। अब फॉर एग्जांपल कंपनीज को लिक्विडेशन करनी है, कंपनी वाइंड अप करना चाहती हैं, तो बेसिकली ऑफिशियल लिक्विडेटर्स जो होते हैं ये होल टाइम ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनको वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स
कंप्लीट करने के लिए। वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी को बंद करने का। तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए हम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमने बोल दिया स्पेशल कोर्ट्स। सर व्हाट आर द स्पेशल कोर्ट्स? स्पेशल कोर्ट्स आर द वेरियस स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड हैं, जो बेसिकली हमें स्पीडी और जल्दी जल्दी काम डिसीजंस देते हैं। अब कंपनी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के लिए साल साल, दो दो साल, दस दस साल तो वेट नहीं कर सकती है ना। तो इसलिए क्या है, उन्होंने जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स हो, फास्ट फास्ट प्रोसीडिंग्स हो, जल्दी जल्दी काम हो जाए और जस्टिस मिले, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स लगाए जहां पर जल्दी काम किया जाता है। राइट, आई होप यहाँ तक का एलिमेंट सबको क्लियर होगा। लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट की, हम डील कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ की। राइट, हमने अभी तक समझ लिया कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है, अपनी लेमैन भाषा में। हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, कंपनीज एक्ट जो है वो एक कंपनी को कैसे डिफाइन करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनी को कैसे डिफाइन करता है, वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है। सेक्शन है 2 सबसेक्शन 20। आई रिपीट माई सेल्फ, सेक्शन है 2 सबसेक्शन 20 जो डिफाइन करता है कंपनी को। ठीक है ना, कंपनीज एक्ट कंपनी को डिफाइन करता है लेकिन बहुत ही वेग सी डेफिनेशन है। अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को डिफाइन करता है एज दैट कंपनी, company is a company which is incorporated under this act or under any previous under previous company law। इसका मतलब है कंपनी जो है, कंपनी लॉ जो है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि हर वो कंपनी कंपनी है जो किसी भी कंपनीज एक्ट या इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट है हुई है मतलब जिसने अपना प्रोसीजर काम काम करना शुरू किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन जो है विद कंप्लीट विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो किया जा रहा है ना। राइट, तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस लॉ। ठीक है, अगर आप देखेंगे देर आर टू वर्ड्स जिनके बीच में अक्सर कर लोगों को कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सर कंपनी एक वर्ड है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है ये दो टर्म्स क्या है? सर हमने बोला बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एक कॉर्पोरेट एंटिटी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्टैट्यूट and has a perpetual succession with a common seal and is a legal entity separate from the members constituting it. The term body corporate is wider than the company and includes basically body corporate और company, दो डिफरेंट टर्म्स हैं। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है जो हमारे को थोड़ा बेटर एंड क्लियर डेफिनेशन देती है ऑफ कंपनी, कंपनी की एक क्लियर और बेटर डेफिनेशन देती है ऑफ अ कंपनी। सर बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में हमें क्लियरली एक चीज बताई गई कि क्या सर ये एक ऐसी एंटिटी है, ये एक ऐसा एंटिटी है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब है अंडर द लॉ, जिस जो हमारे लॉ के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है हमारे लॉ के अंडर। सर इसके पास में परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन से हमारा कहने का मतलब होता है इट विल गो ऑन फॉर एवर। सारे के सारे लोग अगर मर भी गए, सारे के सारे लोग अगर एंड भी हो गए, तो इट विल गो ऑन फॉर एवर, वो चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। उसके साथ साथ हर कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील है ना। सर कंपनी का अपना खुद का एक सिग्नेचर है, एक अपना खुद का एक सील है, ठप्पा है ना। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सर एक इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ना। किसकी सर? बॉडी कॉर्पोरेट की, है ना। सर कंपनी इन बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एनीवे एक वाइडर टर्म है देन अ कंपनी। राइट सर, जब हम बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में, सर यहाँ पर वो सारी कंपनीज आ जाएंगी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड थी। तो बेसिकली वो सारी की सारी कंपनीज आ जाएंगी। और इन शॉर्ट अगर हमने बोला अभी तक जो हमने डिस्कस किया, सारी की सारी कंपनी इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगी। सर बॉडी कॉर्पोरेट में सारी फॉरेन कंपनीज भी आ जाएंगी, वो वाली सारी कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब वो वाली सारी कंपनीज जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके बिजनेस, उनके ऑफिसेज इंडिया में भी हैं, वो इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं, है ना। जैसे इनिशियली फ्लिपकार्ट, amazon था। कॉरपोरेशंस फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या फॉरेन कंट्री के तहत अगर मैंने कोई कॉरपोरेशन बनाई है, कोई कंपनी बनाई है, किसी एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट के तहत, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, या किसी फॉरेन कंट्री के कहने पे, है ना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पीएफआईज होते हैं, जो कि 2 सबसेक्शन 72 में डिफाइंड है। सर, PFIs are basically financial institutions which are defined for public, पब्लिक को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ये उनके बारे में बात करता है। वो भी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड हो गए, जैसे हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, हमारे LLPs हो गए। सर, ये सारे के सारी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होती हैं। सर, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड नहीं होता? बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। पहली तो उन्होंने बोल दी बॉडी कॉर्पोरेट इल कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास एक ओपन रखा चीज कि अगर फ्यूचर में उन्हें लगा कि कोई और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं, कोई और टाइप ऑफ कोऑपरेशन है जिसको वो चाहते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड ना करें, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे उसके लिए ओपन रखा कि एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेटे, तो वो भी स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होगी। तो एट प्रेजेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। आई होप यहां तक आप लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, इन सब की डेफिनेशंस बिल्कुल यहां तक क्लियर होंगी। हमने एक बहुत ही डिटेल्ड एंड बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया है अबाउट कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ से आई, क्या आई, कंपनी क्या होती है। लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, राइट। सर, सम ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैंने सोचा था कि मैं कल एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्या वो कंपनी बन जाएगी? क्या वो कंपनी है? ऑब्वियसली नहीं है। एक ऐसी कॉरपोरेशन, एक ऐसी एसोसिएशन जिसको मैंने कभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, जिसको मैंने कभी लॉज के अंडर फॉर्म ही नहीं किया, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया, बिजनेस को करना शुरू ही नहीं किया उसमें, वो मेरे लिए कभी भी कंपनी नहीं बनेगी। याद रखेंगे, मेरे लिए अगर एक कंपनी बनानी है, मुझे अगर एक कंपनी बनानी है, उसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। तो any association which is incorporated, that can only be termed as company अगर वो incorporated नहीं है। any association which is not incorporated, I repeat myself, any association which is not incorporated, it cannot be referred to as a company। तो कंपनी का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि उसका इनकॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है, उसका इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है। तो कंपनी एक ऐसी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जहां जिसका एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होना जरूरी है? रजिस्टर्स कंपनीज एक्ट 2013 या उसके किसी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी कंपनी नहीं हो सकती। हमने अभी बिगिनिंग ऑफ द क्लास में एक चीज सीखी थी, कंपनी एक आर्टिफिशियल लॉ के तहत क्रिएटेड एंटिटी है। एक ऐसी एंटिटी है जो लॉ के आईज में क्रिएट है, इनटैंजिबल है, इनविजिबल है, लॉ की आंखों में बनाया गया एक पेपर्स पे बनाया गया चीज है। इसीलिए हमने कहा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हमने इसीलिए इसका नाम दिया। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी को एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस जो है वो लॉ देता है ना। कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो पेपर पर है, लॉ पे है। प्रैक्टिकली अगर मैं सिंपल बात देखूं, कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो ऑन पेपर ही है। कंपनी क्या है? कंपनी पेपर पर है, दिख रही है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो दिख रही है हमें, उसकी बिल्डिंग दिखेगी, सब दिखेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ है भाई? कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इट इज एन आर्टिफिशियल, एक ऐसा पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, लीगल लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, इसीलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अगर आप देखेंगे
अ कंपनी, जो कंपनी है वो कभी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब क्या है? इसकी कोई खुद की बॉडी नहीं है, इसकी खुद की कोई बॉडी नहीं है, इसका कोई शरीर नहीं है ना? कोई सोल नहीं है, इस पर्टिकुलर कंपनी की कोई आत्मा नहीं है, कोई कॉन्शियस कॉन्साइंस नहीं है ना? जो एक नॉर्मल इंसान में होती है, एक नॉर्मल इंसान में होती है। अ पर्सन लाइक यू हु इज वॉचिंग द वीडियो बिहाइंड द स्क्रीन, a person like me who is creating this video, I have a body, I have a soul, I have a conscience, right? But a company does not have that. Company के पास ये नहीं होती, और क्योंकि उसके पास में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर वो यहाँ पे वर्क करता है। सो अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप देखेंगे, थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर आता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमें कहता है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। मतलब जो हमारा कंपनी है वो हमारा इंडिपेंडेंट एंटिटी है, अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी है। इट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट? डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, राइट? तो हम जब बोलते हैं कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, तो हम बोलना चाह रहे हैं कंपनी एक लीगल एंटिटी है जिसको बनाया गया है बाय इट्स मेंबर्स, बाय इट्स शेयर होल्डर्स, राइट? अगेन ये बनाया गया है, लेकिन इस ये कंपनी जो है, ये उसके शेयर होल्डर्स, ये उसके मेंबर्स उनसे अलग है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर हम बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज डिफरेंट, इज सेपरेट फ्रॉम व्हाट मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और एनी अंबानी फैमिली का पर्सन इज देयर, है ना? फ्रॉम एनी अंबानी, Reliance Industries is different. It has a separate legal entity. It is separate from that, right? उसका खुद का कंट्रोल है, वो एक खुद की बॉडी है। तो अगर आप देख सकते हैं, इट इज सेल्फ कंट्रोलिंग एंड सेल्फ गवर्निंग, है ना? इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी जो कि सेल्फ कंट्रोलिंग है और सेल्फ गवर्निंग है, राइट? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन बी द ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर मतलब ऐसा बंदा जो कंपनी को संभाल रहा है, कंपनी को चला रहा है ना? राइट? शेयर होल्डर जो है वो क्वालिफाइड है, राइट? वो कंपनी को देख रहा है कि हाँ भाई कंपनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, लेकिन कंपनी से अलग है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, देर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर इंडिपेंडेंट एंटिटी के ऊपर एक बहुत ही क्लासिक केस है, विच इज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। 1897 का ये एक्ट है, ये केस है, जहां पर हमें बताया गया था कि मिस्टर सैलमन, जिन्हों जो कि एक ओनर थे ऑफ अ प्रॉस्पेरस शू बिजनेस, वो एक जूते का व्यापारी व्यापारी थे, जूते का काम करते थे, और उन्होंने एक कंपनी बनाई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, है ना? उसमें उन्होंने 7 शेयर होल्डर्स के साथ में कंपनी बनाई, जिसमें वो खुद थे, उनकी बीवी थी, उनकी एक बेटी थी और उनके 4 बच्चे थे, राइट? तो घर वालों से ही मिलके उन्होंने एक कंपनी बना दी, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। जब उन्होंने कंपनी बनाई, ऑब्वियसली उन्हें खरीदना पड़ा होगा, तो उन्होंने रनिंग बिजनेस था, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था मिस्टर सैलमन का, वो उन्होंने यहाँ पे खरीदा, राइट? वो उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी थी, है ना, उसको उन्होंने 40,000 यूरो में खरीद लिया, ठीक है? इन्होंने बोला कंपनी में शेयर्स अलॉट करे 20,000 के, 10,000 के उन्होंने डिबेंचर्स लिए, और बैलेंस जो था वो कैश में उन्होंने रिसीव किया, राइट? डिबेंचर्स जो थे उनके पास में एक फ्लोटिंग चार्ज था एसेट्स ऑफ द कंपनी में। कंपनी अच्छे से काम करी नहीं और 1 साल के अंदर अंदर बंद हो गई, ठीक है ना? लिक्विडेट होने लग गई, बंद हो गई। अब प्रॉब्लम ये हुई, कंपनी जब एग्जिस्ट कर रही थी, तो ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही थी, तो कंपनी के जो एसेट्स थे वो 11,000 यूरो कम थे उनके पास। एसेट्स जब हमने बेचे तो हमारे पास 11,000 यूरो कम पड़ रहे थे। ऑब्वियसली हमारे जो शेयर होल्डर हैं उसको तो हम पहला पैसे देंगे नहीं, है ना? हम सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज, हमारे क्रेडिटर्स, उन सबको पे करेंगे। तो अब हुआ क्या, एक तो हमारे पास में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे और एक हमारे पास में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, ये डिबेंचर्स के रूप में। ये डिबेंचर्स के रूप में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, ये डिबेंचर्स के रूप में हमारे पास एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे जो सैलमन खुद थे,
और हमारे पास कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे जो अगेन पैसा चाहते थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कह रहे थे भैया कंपनी सैलमन की, है ना, तो सैलमन को पैसा पहले क्यों मिले, हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहला क्यों दें। तो वो कह रहे थे कि हम इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर मानते ही नहीं, तुम तो मालिक हो तो तुम कैसे क्रेडिटर, है ना। वो इन डिबेंचर्स को कंसिडर ही नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे पहले आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट दो, फिर उसके बाद आप अपने जो बचेगा वो आप अपने पास रखते रहो, लेते रहो, राइट। ऑब्वियसली ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई जो सिक्योर सैलमन थे, जो सैलमन है, जो ओनर है ना, वो डिफरेंट है फ्रॉम द बिजनेस। और बिजनेस में क्लियरली हमारे पास ये डिबेंचर होल्डर है एंड ही इज अ सिक्योर्ड, he is a secured creditor. He is a secured creditor. Since he is a secured creditor, he has the first right to receive the payments, then unsecured creditors. तो सबसे पहले secured creditor as debentures उनको सबसे पहले पेमेंट मिला। एंड ये क्लियर एक हमें केस लॉ प्रोवाइड किया, प्रेसिडेंट सेट किया उन्होंने। क्या प्रेसिडेंट सेट किया कि द ओनर ऑफ द एंटिटी एंड द बिजनेस दे आर टू सेपरेट थिंग्स। ओनर कैन नॉट बी मिक्सड विद द बिजनेस इटसेल्फ, हम उसको बिजनेस से मिक्स नहीं कर सकते हैं। So hence they are considered to be two separate things. They are to be considered as two separate things. This was a very classic case of Salomon versus Salomon and Company Limited. Very important case law. पेपर में लिखोगे आप ही का थोड़ा वो बढ़ेगा, आंसर थोड़ा इंप्रूव होगा। एक और केस था विच वॉज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली ने कंपनी बनाई थी, राइट, जो कि एरियल टॉप ड्रेसिंग करता था। He was the beneficial owner, the shares, and also the sole governing director of the company. He was the only director in the company. He also got himself appointed as the chief pilot. वो chief pilot भी बन गए company के, and under statutory obligation caused by the company to ensure him against the liability to pay compensation under the Workmen's Compensation Act. क्योंकि वो एक पायलट थे कंपनी में, तो उन्होंने अपने आप को वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत कॉम्पनसेशन रिसीव करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करा लिया। वो एक फ्लाइंग एक्सीडेंट में मारे गए इन अ सूट बाय हिज विडो। ऑब्वियसली मिस्टर ली की जो विडो थी, वाइफ थी, है ना, उन्होंने कंपनी में सू किया। अब ऑब्वियसली यू नो ड्यू टू परपेचुअल सक्सेशन कंपनी विल गो ऑन, कंपनी तो हमेशा चलती रहेगी, राइट। एंड उनकी विडो ने बेसिकली कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल किया, है ना। प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया कि जो मिस्टर ली थे एंड हिज कंपनी दोनों डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज थे, है ना। इसीलिए एज अ चीफ पायलट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था विद द कंपनी वो एक अलग लेवल पे था, है ना। हेंस इन हिज कैपेसिटी ऑफ गवर्निंग डायरेक्टर ही कुड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी गिव हिमसेल्फ ऑर्डर्स, वो अपने आप को ऑर्डर दे सकते थे। In his other capacity of pilot and hence the relationship between himself and the pilot, the company was that of servant and master. भाई कंपनी में सर्वेंट एंड मास्टर का रूल था, राइट। इन इफेक्ट ऑफ द मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इनेबल्ड हिम टू बी द मास्टर एंड सर्वेंट एट द सेम टाइम, राइट, टू गेट ऑल द एडवांटेज ऑफ बोथ एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी। बेसिकली उन्होंने एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया ऑफ अ मास्टर एंड अ सर्वेंट। खुद ही वो मास्टर थे, खुद ही वो सर्वेंट थे। खुद ही वो मास्टर कैसे बन गए, खुद ही मास्टर ऐसे बन गए कि उन्होंने, क्योंकि ही वाज द सोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑल्सो ही वाज द चीफ पायलट, तो वो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर देते थे अपने आप को और एज अ पायलट उन्हें सुनना पड़ता था, तो एज अ सर्वेंट वो डील करते थे, तो उनके पास दोनों चीजों का एडवांटेज था। एंड सिंस यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस थी दोनों का आपस, मतलब देयर वाज अ सेपरेट आइडेंटिटी, दोनों के रोल्स में वो सेपरेट थे, है ना। एंड इसीलिए उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड थी। इंडियन कोर्ट्स में भी इसके बारे में काफी सारे केस लॉज आए हैं, जैसे कि आया कंडोली टी को कंपनी लिमिटेड। अगर आप देख सकते हैं सम पर्संस ओन्ड अ टी एस्टेट, दे ट्रांसफर्ड इट टू अ कंपनी, उन्होंने एक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। दे क्लेम्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम एड वॉलरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू ड्यूटी ऑन ग्राउंड दैट इज सिंपली अ ट्रांसफर फ्रॉम देम टू देमसेल्व्स अंडर अ डिफरेंट नेम। बेसिकली एक एड वॉलरम करके ड्यूटी है जो बेसिकली इस ग्राउंड पे उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर कर लिया कि भाई वो अलग नाम पे अब काम कर रहे हैं, तो अब उन पे डील नहीं करेगा। कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। कंपनी
was a separate body altogether from the shareholders, and the transfer was as much a conveyance, a transfer of property, as the shareholders had been totally different persons. उन्होंने बोला अगर आपने कंपनी को ट्रांसफर करा किसी और पर्सन को जिसके शेयर होल्डर्स टोटली डिफरेंट हैं, तब तो हम उसको डिफरेंट लीगल एंटिटी मानेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो हम उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मान सकते हैं। राइट। आई होप मैंने इस टॉपिक पे आपके साथ 3 केस लॉज डिस्कस कर दिए हैं। दे आर मोर देन सफिशिएंट। राइट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी विच इज सेपरेट प्रॉपर्टी। सर कंपनी के बारे में हमें क्लियरली बोल दिया कि कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होगी जो कि उसके मेंबर्स, जो कि उसके शेयर होल्डर, जो उसके मालिक हैं, मेंबर्स हैं, उनसे अलग होगी। मेंबर्स हैव नो डायरेक्ट प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी बट मेयरली देयर शेयर्स। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास में एक ही प्रॉपर्टी है कंपनी की जो शेयर होल्डर्स के पास है, वो है उनके शेयर। अगर शेयर को निकाल दो तो प्रैक्टिकली मेंबर्स के पास कंपनी में कुछ भी नहीं है। जो कंपनी का है वो कंपनी का है, मेंबर्स का नहीं है। तो बेसिकली अगर मैंने कंपनी स्टार्ट करी और उस कंपनी में कुछ काफी सारे एसेट्स खरीदे, तो उन एसेट्स को यूज करने का मेरे पास राइट है, लेकिन उसका ओनरशिप राइट नहीं है मेरे पास। तो प्रैक्टिकली मेरी कंपनी ने अगर एक गाड़ी खरीदी है, मेरी कंपनी ने अगर एक गाड़ी खरीदी है, तो उस गाड़ी को चलाने का हक है मेरे पास, उस गाड़ी को यूज करने का हक है मेरे पास, लेकिन उस गाड़ी पे अपना मालिकाना हक जताने का राइट नहीं है। आई कैन नॉट ओन दैट प्रॉपर्टी because that property is under the name of the company and not the shareholder. I hope I'm clear. Right. यहाँ पर एक डिसाइडेड केस लॉ था बिटवीन Macora and Northern Assurance Company Limited. Mr. Macora was the holder of nearly all the shares except one of a timber company. एक टिम्बर कंपनी थी, उसके पास, उनके पास सारे शेयर्स का था, एक शेयर को छोड़ के। ही वॉज ऑल्सो द सब्सटैंशियल क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटैंशियल क्रेडिटर भी थे कंपनी के। राइट। क्रेडिटर वो बंदा जिसको पैसा लेना है कंपनी से। ही इंश्योर द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। उन्होंने कंपनी का जो टिम्बर था उन्होंने अपने नाम पर इंश्योर करा रखा था। द टिम्बर वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर आफ्टर अ वाइल। इट वाज हेल्ड दैट द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू पे। क्यों? टू कॉम्पनसेट एज मेकोरा हैड नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सीधी बात है भाई, प्रॉपर्टी किसकी थी? टिम्बर किसका था? टिम्बर तो कंपनी का था। टिम्बर किसका था? टिम्बर तो कंपनी का था। राइट। कंपनी का टिम्बर था। तो टिम्बर किसके पास जाना चाहिए? तो इंश्योरेंस भी किसके पास जाना चाहिए? कंपनी के पास जाना चाहिए। इंश्योरेंस किसके नाम पर हुई? ये तो मकौरा जी के नाम पर हो गई। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। राइट। तो हेंस यहाँ पर हमने एक वर्किंग दिखाई कि भाई क्योंकि ये मकौरा जी के नाम पर थी, तो क्योंकि यहाँ पर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, तो प्रॉपर्टी जो है वो किसकी थी? कंपनी की थी। तो हेंस इंश्योरेंस का प्रीमियम भी किसको, इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन भी किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, ना कि मिस्टर मकौरा को मिलेगा। राइट। इसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई जिसके बारे में हमने बोला परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का बेसिकली मतलब है कि कंपनी जो है इट विल गो ऑन फॉर अ बिग स्पैन ऑफ लाइफ, इट विल गो ऑन फॉर एवर। द मेंबर्स में कम एंड गो, कम मेंबर्स आएंगे जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज। राइट। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे। राइट। अब हो सकता है अंबानी जी इसको करेंटली चला रहे, अंबानी फैमिली इज रनिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है अंबानी फैमिली इस कंपनी को सेल आउट कर दें किसी और कंपनी, किसी और फैमिली को, है ना। तो जब ये सेल आउट होगा, जब ये आगे बेचा जाएगा, तो दिस विल गो ऑन। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज विल स्टे, बट उसके जो अंदर के मेंबर्स हैं, उसके अंदर के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो चेंज हो सकती है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। इट डजंट बॉदर द कंपनी विल एग्जिस्ट फॉर एवर, इट विल गो ऑन फॉर एवर। राइट। दैट इज व्हाट वी मीन बाय परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसी को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसी चीज को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसी चीज को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या है? कॉमन सील का मतलब है हमारे पास में कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, बट ये काम कंपनी ने किया है, ये इस कंपनी ने किया है, ये कैसे पता चलेगा?
कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये वाला काम रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये काम कर रही है, फर्स्ट कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी गेट टू नो अबाउट इट? है ना, हमें पता चलेगा विद द कॉमन सील, द स्टैम्प दैट हैज बीन यूज्ड, द साइनिंग अथॉरिटी, द सिग्नेचर, राइट, यूज्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, द साइनिंग अथॉरिटीज। तो हमने बोला कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो पर्सनली साइन नहीं होना चाहिए, कंपनी के ऑफिशियल पर्सनल के थ्रू साइन होना चाहिए, राइट, किसी कंपनी के सिग्नेचर, कंपनी के सील के साथ सिग्नेचर होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर ओनरशिप अलग है, ओनरशिप अलग है, ओनरशिप का मतलब है मालिक का हक, है ना, मालिक का हक। हमने बोला कि जो मालिक का हक है, जो ओनरशिप राइट है, विच इज मालिकाना हक, वो शेयर होल्डर्स के पास है, वो सेपरेट है। कंपनी की मैनेजमेंट है जो कि रनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो रनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ये रनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमारे डायरेक्टर्स के पास है। तो हमने बोला ओनरशिप लाइज विद द शेयर होल्डर्स। किसके पास लाई करती है? सर ये लाई करती है विद द शेयर होल्डर्स, और जिसको हम दूसरी भाषा में मेंबर्स भी कहते हैं। कई बार मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर आल्सो रेफर टू एज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द रनिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस डील्स विद द मैनेजमेंट, जो डील करती है डायरेक्टर्स के द्वारा। तो डायरेक्टर्स बेसिकली कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं वो कौन है? डायरेक्टर्स रन करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा जो ओनरशिप है और मेरा जो मैनेजमेंट है, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर ये सेम होंगे तो मेरी कंपनी में हमेशा क्या होगा? बहुत ज्यादा केओस क्रिएट होगा, है ना। अगर ये सेम होगा तो केओस क्रिएट होगा, है ना। भाई मैं हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता रहूंगा, कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। इसीलिए ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट शुड बी डिफरेंट, सेपरेटेड होनी चाहिए। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट right? इसके बाद में अगर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जहां पर हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी की। सर द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, सोच के बताना, कंपनी को चला कोई और रहा है, कंपनी की ओनरशिप किसी और के हाथ में है ना। मेरी लायबिलिटी, अगर मैं एक ओनर हूँ कंपनी का, तो मैं ऑब्वियसली केवल उतने ही अमाउंट के लिए लायबल रहूंगा ना जितना अमाउंट मुझे कंपनी को पे करना बाकी है। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि मेरी कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीस की है, मैंने कंपनी को 6 लाख रुपीस दे दिया, है ना, मैंने 6 लाख रुपीस पे कर दिया, मैंने दे दिया उन्हें। आई एम लेफ्ट विद ओनली 4 लाख रुपीज। ऑब्वियसली मेरी जो लाइबिलिटी है कंपनी की तरफ वो केवल 4 लाख रुपीज तक की ही हो सकती है। क्या उससे कम या उससे ज्यादा की हो सकती है? उससे कम की हो सकती है लेकिन ज्यादा की नहीं हो सकती। मतलब कंपनी मुझसे कभी भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो कभी भी मुझसे 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा शेयर होल्डर्स के पास जनरली हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू। सर अगर सारा का सारा 10 लाख रुपीज मैंने पे कर दिया तो? सर अगर सारा का सारा 10 लाख रुपीज मैंने पे कर दिया तो? सर अगर सारा का सारा 10 लाख रुपीज आपने पे कर दिया है तो इन दैट केस यू हैव नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, क्योंकि आप तो अपना पार्ट ऑफ मनी दे चुके हो। जो आपने बोला था उन्हें देने को वो तो आप दे चुके हो, तो अब आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर, जो भी हम शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। मैं अगर एक पार्टनरशिप में हूँ, मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। मेरा जो शेयर है प्रॉफिट में वो ट्रांसफरेबल नहीं होता इतनी आसानी से। कंपनी में मैं आसानी से शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ एक बंदे से दूसरे बंदे में, है ना। स्पेशली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी में ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है ऑफ अ कंपनी। एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। हमने बोला यहाँ पर सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, एक ऐसी एसोसिएशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है बाय द एंटिटीज, बाय द पीपल, राइट। नेक्स्ट हमने बोला आर्टिफिशियल पर्सन, एक ऐसी पर्सन है जो कि लीगली क्रिएटेड है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सर ये कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, है ना। सर सेपरेट प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी से अलग है, मतलब
कंपनी की अपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी मे हैव प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम. Perpetual existence, perpetual succession, it will go on forever. Members may come and go, but the company will go on forever. Common seal, हमारी कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी एक सिंपल सील होगा, एक कंपनी का सिग्नेचर होगा जो वैलिडेट करेगा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आगे के सारे चीजें. सेपरेट ओनरशिप, हमारा मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होगा, इट विल नॉट बी द सेम. लाइबिलिटी जो है वो हमेशा लिमिटेड होगी ऑफ द शेयर होल्डर्स. एंड सर शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, अगेन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पब्लिक कंपनी जो है वो फ्रीली कर सकती है, प्राइवेट कंपनी फ्रीली नहीं कर सकती है ना, मतलब उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. राइट, अभी पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, है ना, आगे के लेवल्स में हम अच्छे से स्टडी करेंगे. तो ध्यान रखेंगे, मैं सारी चीजें पहली क्लास में नहीं बता सकता बेटा आप लोगों को, है ना, तो यू हैव टू वेट फॉर द करेक्ट टाइम फॉर मी टू कम रीच देयर. आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया. आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स समझ में आए. इसी तरीके से बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करके चीज़ों को चलेंगे, जिससे कि आगे पेपर में लिखना हम लोगों के लिए आसान रहे. राइट, तो कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें एंड थिंग्स बिकम easier for you to appear. राइट, चलिए, आई विल सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास. अगर आप लोगों को प्लीज ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो डू कमेंट विद टू अस, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड प्लीज जरूर से कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, चाहे आप एक हार्ट इमोजी बना के लिख दीजिए. इट इज जस्ट अ स्मॉल मोटिवेशन फॉर अस कि यस यू गाइस आर वाचिंग द वीडियोस, एंड हमारे लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रहता है फॉर द हार्ड वर्क वी आर पुटिंग ऑन, है ना. थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए बाय, थैंक यू.